नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना फसल उत्पादन में अगला चैप्टर है जिसका नाम है फसलों की खेती। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना। इस पार्ट में अपन को कितनी फसल करनी है? 5, ठीक है। एक तो सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर और एक और धान, ठीक है। तो अपन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ध्यान से देखना। बिल्कुल मैंने सिंपल वे में समझाया है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। धान को अपन लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। तो अब मैं आपको सोयाबीन, उड़द, मूंग और अरहर इन चारों को अपन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक साथ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? ये चारों फसलें की कौन सी फसल है? दाल वाली, ठीक है। सोयाबीन क्या है? दाल वाली भी है और तेल वाली भी है, लेकिन चारों क्या है? एक तरह से दाल वाली फसलें हैं और चारों एक ही सीजन की फसल है, खरीफ की। इसलिए इन चारों का जो खेती करने का जो तरीका है वो सारा क्या है? लगभग लगभग एक जैसा है। तो इसलिए अपन इनको एक साथ पढ़ेंगे। ये जो सारणी मैं बताऊंगा ये बिल्कुल ईजी है। अगर आपने याद कर लिया तो 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में 5 फसल है। अब ये 4 फसल तो अपन यहाँ पढ़ेंगे। एक और कौन सी बची? धान, ठीक है। तो अगर धान आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो अथवा में आएगा ही आएगा। पूछेगा कैसे? वो ऐसे वो पूछेगा अपन को क्वेश्चन में, जैसे शीर्षक है ये है, तो ये जो नाम लिखा ना, वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति, ऐसे क्या है? इसमें 10-12 बिंदु अपन पढ़ेंगे। तो उन 10-12 में से अपन को 5 बिंदु पूछेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना, ये सोयाबीन, उड़द, मूंग और अरहर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनका वानस्पतिक नाम। एक साथ देखेंगे वानस्पतिक नाम चारों का। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। उड़द का है विग्ना रेडिएटा और मूंग का विग्ना मूंग। तो यह आपको ऐसे याद रखना। सबसे पहले उड़द और मूंग का याद रखना। उड़द और मूंग दोनों का नाम कहाँ से शुरू होगा? विग्ना, विग्ना। और मूंग के पीछे क्या लग जाएगा? मूंगो। मूंग है तो मूंगो, और इसके पीछे रेडिएटा। तो उड़द और मूंग का वानस्पतिक नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों क्या है? विग्ना, दोनों विग्ना है, ठीक है। अब मूंग के पीछे लग जाएगा मूंगो और ये रेडिएटा। अब अरहर की बात करते हैं। तो अरहर का नाम है केजेनस कजान। क्या है? केजेनस कजान, केजेनस कजान। 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आराम से। अरहर क्या है? केजेनस कजान। और सोयाबीन का नाम कैसे याद रखोगे? देखना, सोयाबीन का नाम कैसे याद रखोगे? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ये क्या है? सोयाबीन, बीन है ना पीछे, तो इसमें क्या आएगा? सिन। सोयाबीन ग्लाइसिन। देखो ये बीन और सिन, बीन और सिन एक दूसरे लग रहे बोलने में, तो इसे आपको याद हो जाएगा। 4-5 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। सोयाबीन ग्लाइसिन, सोयाबीन ग्लाइसिन, पीछे बीन और सिन का एक जैसा लग रहा है बोलने में, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। कुल की बात करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि चारों के चारों के कुल क्या है? एक जैसे है। कौन सा कुल है? लेग्यूमिनोसी। कौन सा है? लेग्यूमिनोसी। अब लेग्यूमिनोसी क्या है? मैंने आपको बताया था सोयाबीन जो हमने कल मंगवाई थी, तो मैंने जो गांठें बताई थी, ठीक है। तो गांठों को बोलते हैं लेग्यूम। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। इसलिए इनका कुल है लेग्यूमिनोसी। तो आपको कुल याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। चारों के कुल एक जैसे हैं। चारों के कुल क्या है? एक समान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका उत्पत्ति स्थान। कहने का मतलब है, उत्पत्ति स्थान का मतलब है कि सबसे पहले ये कहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी दुनिया में गए। तो सबसे पहले आपको उड़द और मूंग का देखना है। उड़द और मूंग कहाँ के? अपने इंडिया के, भारत के। तो इनको याद में रखना पड़ेगा। उड़द मूंग कहाँ के? भारत के, ठीक है। अरहर कहाँ की है? अफ्रीका। अरहर अफ्रीका, अरहर अफ्रीका।
अब सोयाबीन का वही याद रखना है, सोयाबीन में क्या है, चीन है। कैसे याद रखोगे, जैसे नाम याद रखा था ना सीन, तो जैसे सोयाबीन, इसमें नाम क्या है, ग्लाइसिन, और उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन। तो ये देखो आप, बीन चीन सीन, बीन चीन सीन, ये एक जैसे लग रहे हैं बोलने में। तो कहने का मतलब है चीन किसका है, बीन का। बीन कौन सी बीन, सोयाबीन। चीन किसका है, बीन का। बीन मतलब सोयाबीन। तो आपको आराम से ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए अपने। 3 पॉइंट में क्या आसान है, कुल में तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों का कुल 1 है, और जितनी भी दालें सबका कुल 1 ही है, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, उत्पत्ति स्थान में कोई दिक्कत नहीं है। मूंग उड़द का भारत है, सोयाबीन इसका चीन, सोयाबीन इसका चीन, सोयाबीन इसका चीन। बचा अरहर, अरहर का थोड़ा सा देख लेना, अफ्रीका, अफ्रीका। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि इनके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। आपको कुछ याद नहीं रहे तो क्या लिखना है, कौन सी मिट्टी, दोमट। ये देखो, इसमें भी दोमट है, इसमें भी दोमट है, इसमें भी दोमट है। तो आपको कोई याद नहीं रखना है कि कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोमट मृदा। लेकिन सोयाबीन में थोड़ी सी काली चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, काली चिकनी और दोमट। नहीं याद रखे तो दोमट लिख देना सामने। काली चिकनी आपको पता होगा, काली काली मिट्टी किसके लिए ज़रूरी होती है, एक तो सोयाबीन और कपास और सोयाबीन। तो अपने यहाँ कौन सी फसल बोते हैं धान में, अपने बाग में सबसे ज़्यादा क्या बोते हैं अपने यहाँ, एक तो सोयाबीन बोते हैं, दूसरा क्या बोते हैं, कपास। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है, काली मिट्टी है, इसलिए। तो ये आपको याद आ जाएगा। सोयाबीन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी और गहरी दोमट। बाकी सब में देखो ये दोमट मृदा, दोमट मृदा, दोमट मृदा। दोमट मृदा ऐसी मृदा होती है जो सभी फसल के लिए लगभग बढ़िया होती है, एक दो को छोड़ के। क्यों, क्योंकि दोमट मृदा में क्या होता है, तो मिट्टी है ना वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनती है। एक तो रेत, जिसको बोलते हैं सैंड, एक सिल्ट और एक क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये जो दोमट होती है ना, इसमें क्या होती है, तीनों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तीनों की मात्रा का प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा तीनों की होती है, इसलिए ये सबसे बढ़िया मिट्टी होती है। कौन सी, दोमट। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, दोमट मृदा लिखनी है। अब आते हैं इनकी बीज दर पे। ये देखो बीज दर का मतलब होता है कि आपको बुआई करनी है तो कितना बीज लगेगा, कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 4 बीघा ज़मीन। 4 बीघा ज़मीन में आपको सोयाबीन बोनी है तो कितने किलो सोयाबीन बोना पड़ेगी। इसमें बस सोयाबीन का याद रखना है। सोयाबीन का कितना, 65 से 80, कितना, 65 किलो से 80 किलो, 65 किलो से 80 किलो। बाकी सबका कितना है, 12 से 15, 15 से 20, 12 से 15। तो आप तो याद रखना 12 से 15, 15 से 20 और 12 से 15। अगर आपको याद नहीं रहे तो सिंपल सा तीनों में क्या लिख देना, 15 किलो। कितना लिख दोगे, 15 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघे में 15 किलो, 4 बीघे में। तो क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सबकी मिट्टी एक जैसी है, सबकी सीड रेट एक जैसी है। सोयाबीन की है तो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, वो ध्यान रखना बस। अब बुआई का समय देखो, बुआई का समय सारी कौन सी फसल है, खरीफ की। कौन सी फसल है, खरीफ। मतलब सबकी सब फसल कब बोते हैं, जून जुलाई, मतलब 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जून से 15 जुलाई तक। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा। अब आते हैं बीज उपचार पे। बीज उपचार क्या होता है, बीज बोते हैं ना अपन, उससे पहले क्या होता है, उसको कुछ केमिकल्स से अपन उसको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं ताकि उसमें बीमारियां ना लगे। ठीक है, तो आपको इसमें देख लो, कुछ भी नहीं, सेम चीज़ है, चारों में सेम चीज़ है। क्या क्या है, थायरम। थायरम क्या है, दवा का नाम है। क्या है, कवकनाशी। क्या है, कवकनाशी। थायरम लेना है और उससे क्या करना है, बीजों के ऊपर लगाना है। थायरम कितनी लेंगे, 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। ठीक है, अगर आप 1 किलो बीज ले रहे हो किसी का तो 3 ग्राम उसमें क्या डालनी है, थायरम। ये पाउडर आता है, पाउडर। ठीक है, थायरम। तो दूसरा क्या है, राइजोबियम क्या है, पढ़ा था अपन ने। राइजोबियम है जैव उर्वरक। क्या है, जैव उर्वरक। ठीक है, ये क्यों लेते हैं,
ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। किसको, दाल वाली फसलों को। तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा, जो दाल वाली फसलों में जो गांठें होती है ना, वो गांठें कौन बनाता है, राइजोबियम। समझ गए, कौन बनाता है, राइजोबियम। तो इस राइजोबियम की वजह से क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो किसको प्राप्त होती है, पौधों को। और ये राइजोबियम किसके साथ में रहते हैं, केवल दाल वाली फसलें। तो चारों दाल वाली है, तो इनकी गांठों में, सॉरी इनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें। वो गांठें कौन बनाता है, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में एक ही चीज़ करना है, चारों में थायरम और राइजोबियम से उपचारित करना है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद और उर्वरक तो देखना, ये 40-80-40 क्या है, NPK। NPK मतलब कि 40 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 40 किलो नाइट्रोजन। ये कितनी जगह में है, 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर जगह के लिए। तो सोयाबीन में 40-80-40 याद रखना है। बाकी जो तीनों वाले देखो, इन तीनों में कितना करना है, इसका आधा। किसका, सोयाबीन का आधा कर देना। सोयाबीन का बिल्कुल आधा करना है। 40 किलो इसमें नाइट्रोजन है, तो इसमें कितने कर दिया अपन ने, 20 किलो। ये 80 किलो फास्फोरस है, तो इसमें कर दिए 40। और ये 40 किलो पोटेशियम है, तो इसमें कर दिया 20। अब तीनों में देखो 20-40-20, 20-40-20। कहने का मतलब है सोयाबीन का याद रखना है बस, और उसके बाद में आधा कर देना है। सोयाबीन का याद रखना है और आधा कर देना है। और सोयाबीन में भी सिंपल है, 40-80-40। तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे याद रखोगे, सोयाबीन का याद रखोगे तो बाकी में इसका आधा कर देना। ठीक है, ये क्या है, NPK। इसके अलावा गोबर की खाद अगर देते ना अपन, गोबर की खाद मैंने लिखा नहीं इसमें, लेकिन कितनी दोगे, गोबर की खाद कितनी दोगे, 10 से 15 टन। 10 से 15 टन, ये ध्यान रखना, ये टन में है, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर मतलब लगभग 4 बीघा जमीन। मतलब आप 4 बीघा जमीन में आपको 10 से 15 टन का डालनी है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद। ठीक है, तो खाद भी आ गया और उर्वरक भी आ गया। ये 40-80-40, 20-40-20 ये क्या थे, उर्वरक NPK। और बाकी खाद मैंने बताई है, इतनी आप डाल देना, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखना, ये जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम ये क्या है, सहजीवन। देखो पहले सहजीवन क्या है, सहजीवन का मतलब होता है, सह का मतलब होता है, सह का मतलब क्या होता है, साथ में। और जीवन का मतलब रहना, या जीवन साथ में रह के जीवन बिताना। तो क्या होता है, जब कोई भी दो प्राणी साथ में रहते हैं, और उससे क्या होता है, दोनों को फायदा है। देखो दोनों को क्या होता है, फायदा। तो ऐसे जो साथ में रहते हैं ना, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, सहजीवन। क्या बोलते हैं, सहजीवन। तो ये जो अपना जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम वो क्या करता है, सहजीवन करता है। किसके साथ में, दाल वाली फसलों के साथ। दाल वाली फसल के साथ क्या करता है, सहजीवन। इससे क्या होता है, राइजोबियम को भी फायदा है और फसल को भी फायदा है। क्या फायदा है, सबसे पहले फसल को क्या फायदा है, फसल को ये फायदा है कि ये क्या करता है, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये राइजोबियम क्या करता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन कहाँ पे है, हवा में। इस हवा की नाइट्रोजन को ये क्या करता है, मिट्टी में लाता है। किस रूप में, अमोनियम रूप में। अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में लेके आता है। और पौधा क्या करता है, इस अमोनिया को और इस नाइट्रेट को पौधे की जड़ें ले लेती है। ये देखो, ये गांठें, तो ये गांठें क्या करेगी, इस नाइट्रोजन को किसमें बदल देगी, अमोनिया में। ये देखो, ये अमोनिया है या फिर नाइट्रेट में। अब पौधा क्या करेगा, इस अमोनिया को और इस नाइट्रेट को ले लेगा, और तो पौधे को क्या प्राप्त हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसको क्या प्राप्त होगा, इसको एक तो रहने के लिए जगह। ये देखो, ये तो गांठें कहाँ बनाई इसने, पौधे में। तो इसको एक रहने के लिए क्या मिल गया, स्थान। इसको जीवाणु को रहने के लिए जगह मिल गई, और खाने के लिए पोषक तत्व।
जो भी कार्बन वार्बन चाहिए ना वो कहाँ से ले लेगा, पौधे से। कहने का मतलब इसमें दोनों को क्या हो रहा है, फायदा। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं अपन सहजीवन। ठीक है। और हवा से जो नाइट्रोजन है, हवा से जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में जो जीवाणु लेके जाते हैं ना उसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इतना सा ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है। ये देखो यहाँ पे चित्र बन रहा है, इसमें भी देखो ये क्या है, गांठे। ये गांठे दिख रही होगी आपको इसमें, ये छोटी छोटी गांठे। इसमें मतलब इनमें क्या है, राइजोबियम। अब यहाँ देखो ये तो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये जीव है इन गांठों के अंदर। ये क्या काम कर रहे हैं, हवा से नाइट्रोजन को लेके आते हैं मिट्टी में, और मिट्टी से क्या करते हैं, पौधा इसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक चित्र। ये देखो ये किसका उदाहरण है, सहजीवन का। किसका, सहजीवन मतलब साथ में रहते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। कैसे, ये भैंस है, इसके ऊपर दो बगुले बैठे हैं। तो क्या हो रहा है, ये बगुले क्या करेंगे, ये जो भैंस है इसके ऊपर जितने भी छोटे मोटे जीव है ना, जैसे कीड़े वीड़े जो लगे रहते हैं भैंसों में बहुत सारे, उनको ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इससे क्या दोनों को फायदा। भैंस को क्या फायदा है, ये कीड़े भैंस का खून चूस रहे थे तो इसको दर्द भी होता था और खून भी चूसते थे, तो इसका दर्द भी खत्म हो गया। और बगुलों को क्या फायदा हुआ, खाने के लिए जीव मिल गए। तो ये आराम से देखो दोनों साथ में जा रहे हैं, भैंस के ऊपर बैठ गए तो भैंस इनको कुछ भी नहीं बोल रही। क्यों, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, ये है सहजीवन। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अब अगला आएगा किस्म। क्या आएगा, किस्म। तो सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरे चैप्टर में याद रखने वाली किस्म है। बाकी तो सारी चीज़ें आसान है लगभग, बस किस्म आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। किस्म, तो सोयाबीन की किस्म नाम सुना होगा आपने, जेएस। जेएस वैरायटी निकलती है, जेएस, उसमें नंबर है जेएस 9560, जेएस 9560 और जेएस 6034। इसके अलावा ब्रेक, मोनेटा और पीके, ये क्या है, सोयाबीन की वैरायटियाँ। उड़द की बात करें तो पूसा, बैसाखी और मोहनी, ये दो वैरायटी याद रखनी है, पूसा, बैसाखी और मोहनी। मूंग की बात करें तो पंत मूंग 1 और पंत मूंग 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूंग के पीछे आगे पंत लगाना है और फिर 1 2 करना है, पंत मूंग 1 पंत मूंग 2। तो मूंग की तो आप आराम से याद रख लोगे, सोयाबीन भी आपको याद रह जाएगी। अब बचा अरहर। अरहर में क्या है, पहली वैरायटी है प्रभात, फिर है बहार, फिर है उपास, उपास 120, उपास 120। ये 3 वैरायटी याद है, करनी है। ठीक है, तो वैरायटी आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी 2 4, बस इसमें वैरायटी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगी। बाकी तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है। ठीक है, वैरायटी भी ज़्यादा नहीं याद रखना, मैंने 2 2 ही लिखा है इसीलिए, ताकि आप कुछ तो लिख दोगे उसमें। ठीक है, मूंग की वैरायटी में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अरहर की क्या है, प्रभात, बहार। प्रभात किसे बोलते हैं, सुबह का समय। बहार मतलब बहार आती है, अच्छा समय। तो देखो सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। बहार कब आती है, प्रातःकाल, सुबह के समय। इसीलिए तो लोग सुबह क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, तो इसे याद रख लेना। बहार कब आती है, सुबह, सुबह मतलब प्रभात में। तो बहार और प्रभात ये किसकी है, अरहर की, अरहर। ठीक है, और उपवास 120। आगे चलते हैं। अब ये रोग है, तो अब रोग में भी मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल से लिखा है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको 3 रोग के नाम याद रखने हैं। 3 रोग, कितने रोग, 3। एक तो है पीला मोजेक, एक है चारकोल रोट और पाउडरी मिल्ड्यू। अब आप देखो है, इसमें भी तीनों सेम है, इसमें भी तीनों सेम है। इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू है, बाकी 2 अलग है। तो कहने का मतलब तीनों के रोग तो सेम है, तो आपको याद हो जाएंगे। कौन सा है, पहला है पीला मोजेक, पीला मोजेक। दूसरा क्या है, चारकोल रोट, चारकोल रोट। और तीसरा क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू। तो तीनों में सेम है। अरहर की बात करते हैं, तो ये जो आपने जो स्टेरिलिटी मोजेक, इसे बोलते हैं बंधिता रोग। कौन सा रोग, बंधिता रोग। ये तो अच्छे से आपको याद होगा, ये अपन पढ़ के आए कहाँ पे, पौध संरक्षण वाले पार्ट में। पौध संरक्षण में मैंने 1 1 नंबर में लिखाया था आपको कि बंधिता रोग किस फसल का रोग है, अरहर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद होगा वैसे भी।
अब बचा क्या, ये पाउडरी मिल्ड्यू इसमें भी है, एक और क्या है विल्ट, याद रखना है। इसमें भी चाहो तो आप ये विल्ट भी चारकोल रोड भी लिख सकते हो, किसमें, अरहर में। तो कोई दिक्कत नहीं है किसमें, रोगों में। क्या करना है, तीन रोगों के नाम याद रखने हैं, पीला मोजेक, चारकोल रोड, पाउडरी मिल्ड्यू। सोयाबीन उड़द मूंग तीनों में एक जैसे है, सोयाबीन उड़द मूंग तीनों में एक जैसे। अब बचा क्या, अरहर। तो ये स्टेरिलिटी मोजेक जो है ये तो अपन पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, ये वायरस से होता है, इसमें स्टेरिलिटी मोजेक, ये बंदिता रोग। तो अगर ये रोग हो जाता है तो जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब उनसे फिर पौधा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा रोग है, तीन रोग याद करने हैं, तीन रोग तीनों में एक जैसे। इसमें बस ये स्टेरिलिटी मोजेक लिखना है। ठीक है, अगर स्टेरिलिटी मोजेक नहीं आए आपको तो एक बार ध्यान रखना, ये अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है ना तो ये आप तो तीनों रोग है ना, ये तीनों के तीनों सेम लिख देना, लेकिन लिख देना। लेकिन अगर ये आएगा तो ये क्या है, ये इसका प्रमुख रोग है। ये अगर आपने लिखा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, वरना अगर ये नहीं आया ना, नाम याद नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ये तीनों रोग ऐसे कैसे छाप देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोग हो गए, अब बात करते हैं अपन प्रमुख कीट की, किसकी, जो कीड़े लगते हैं ना उनकी। तो मैंने कीड़े भी ऐसे ही याद करने हैं, ऐसे जैसे वो रोग करने हैं। कैसे, 4 कीड़ों के नाम याद करने हैं, एक तो फली छेदक, दूसरा तना छेदक, एक जस्सीड, एक एफिड। ये चारों रोग, ये चारों कीड़े आपको लिखने हैं चारों फसल में। देखो आप, यहाँ भी चारों है, यहाँ भी चारों है, और यहाँ भी ये चारों तो है ही सही। ठीक है, फली छेदक सिंपल सा है, जो फली में छेद करेगा वो क्या कहलाते हैं, फली छेदक। अगला क्या है, तना छेदक, जो तने में क्या करता है, छेद, तना छेदक। अगला है जस्सीड और एफिड, ये दोनों क्या है, रस चूसने वाले कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े। कौन कौन से हैं, जस्सीड और एफिड, जस्सीड और एफिड दोनों रस चूसने वाले हैं। तो क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। तना छेदक मतलब जो तने को काटता है, फली छेदक मतलब जो फली जो होती है ना, जैसे कि सोयाबीन में जो बीज निकलता है तो ऊपर जो बनता है ना उसे बोलते हैं फली। उसी प्रकार से मूंग में भी देखा होगा, मूंग की जो फलियाँ बनती है तो ये क्या करते हैं, फली में छेद कर देते हैं। मैं अभी आपको आगे चित्र दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। याद रखना है बस सोयाबीन में क्या नाम, सबसे पहले याद रखना है गर्डल बिटल, ये अपन पढ़ के आए हैं वहाँ पे पौध संरक्षण में। तो गर्डल बिटल किसका कीट है, सोयाबीन का, अच्छे से याद होगा। गर्डल बिटल किसका कीट है, सोयाबीन का। ये क्या है, एक इल्ली है जो क्या करती है, पत्तों को खाती है, किसके, सोयाबीन के। और एक का नाम है टोबैको कैटरपिलर, टोबैको मतलब तंबाकू का कैटरपिलर। ये दोनों किसके रोग है, सोयाबीन के। बाकी ये चार तो सेम है, चार तो हर जगह सेम है। क्या क्या है, फली को छेद करने वाला, तने में छेद करने वाला, जस्सीड और एफिड। ठीक है, ये तीनों लिखने हैं, सिंपल सी बात है। अगर पौधे में क्या खाएगा, वो पौधे में क्या खाएगा, सबसे पहले फली खाएगा जिसमें बीज होते हैं, तो फली छेदक। फिर क्या खाएगा, तने को खाएगा, वो जो तना होता है उसको उसको काटेगा, कौन, कीट, तो उसे बोलते हैं तना छेदक। और जस्सीड एफिड क्या करते हैं, ये रस चूसते हैं, पौधे का रस। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको आराम से। क्या याद रखना है, बस सोयाबीन में गर्डल बिटल और टोबैको कैटरपिलर, बाकी चारों सेम टू सेम है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इनका चित्र दिखा देता हूँ। ये देखो, ये गर्डल बिटल क्या कर रही है, ये गर्डल बिटल किसमें है, गर्डल बिटल किसमें है, ये सोयाबीन में। ये देखो इससे क्या किया, सोयाबीन के पत्ते को खा रही है, तो ये इल्ली है, ये क्या है, गर्डल बिटल, देखो पत्ते खा रही है। दूसरी क्या बताया था मैंने, फली छेदक जो लिखा है चारों में। फली छेदक क्या है, ये देखो ये फली है, इस फली को खा के अंदर चली गई, ये बीज को खराब कर दिया, इसलिए इसको फली छेदक बोलते हैं। यहाँ देखो, ये भी फली छेदक, देखो आप, ये देखो ये किसकी फली है, मूंग की फलियाँ हैं। ये देखो इसको काट दिया इसने। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फली छेदक। ये देखो ये इल्ली क्या कर रही है, ये मूंग की जो फली है इसको ऊपर बैठी हुई है, इसे खाएगी और उसको छेद कर देगी, इसलिए बोलते हैं फली छेदक। नाम से ही पता चल जाएगा। ये है एफिड,
ये क्या है, एफिड। ऐसे कैसे जस्टिड भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बैठे रहते हैं तने पे, पत्ती पे, और इनके मुंह में से एक होता है बिल्कुल पतला सा, किसके जैसा, सुई जैसा। तो इसको डालते हैं और उसका रस आराम से बैठे बैठे रस चूसते रहते हैं। ये पूरा क्या होता है, इसका रस चूस लेते हैं, पत्ता पीला पड़ जाता है। ठीक है, ये है एफिड है। क्या है, एफिड। ठीक है, ये काटते नहीं है, क्या करते हैं, रस चूसते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये तना छेदक है। क्या है, तना छेदक। इसने देखो, ये सोयाबीन का तना है ना, तो उसको अंदर चला गया। देखो, ये पूरे तने को काट दिया, पूरे तने को काट दिया। ये क्या है, तना है। जैसे जैसे पौधा होता है ना, जैसे, तो ये तना है, तो इसने तने को काट के अंदर चला गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं तना छेदक। तो याद कुछ नहीं रखना है, नाम से पता है। तने को खाने वाला तना छेदक, फली को खाने वाला फली छेदक। ठीक है, रस चूसने वाला एफिड और जस्सिड। एफिड और जस्सिड क्या करते हैं, रस चूसते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये लास्ट में है उपज। उपज का मतलब कितना उत्पादन हुआ है। जो आपने जो 4 बीघा या 1 हेक्टेयर में जो जो बोया था, क्या बोया था, फसल, तो कितना उत्पादन हुआ है। तो सुबह सोयाबीन में कितना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 25 से 30 कुंटल। ये 4 बीघे का है, 25 से 30 कुंटल, मतलब लगभग 5 से 6 कुंटल एक बीघे में। तो 4 बीघे में 25-30 कुंटल। बाकी तीनों में सेम होता है, 10 से 15 लिखना है बस आपको। तो 10 से 15 कुंटल, 10 से 15 कुंटल 4 बीघे में। तो कुछ याद करने का कुछ नहीं है। आप देखना, आपने तो जब इनकी क्या पड़ी थी, बीज दर पड़ी थी, तो देखो उनकी इनकी बीज दर कितनी पड़ी थी ना, 15-15 पड़ी थी। तो देखो इनकी तो बीज दर और दोनों बराबर है, बस वो क्या है, किलो में, और ये है कुंटल में। ये क्या है, 10 से 15 कुंटल, 10 से 15 कुंटल, 10 से 15 कुंटल। और बीज दर क्या पड़ी थी अपन ने, 12 से 15, 12 से 15, 15 से 20 क्या थी, किलो। तो कहने का मतलब है इनकी तो बीज दर उत्पादन एक जैसा है। बस सोयाबीन में क्या पड़ी थी अपने, बीज दर ज़्यादा पड़ी थी। कितनी पड़ी थी बीज दर, 60 से 65 से 80 किलो। तो इसीलिए इसका उत्पादन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, 25 से 30। तो कहने का मतलब है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर एक बार पढ़ोगे ना, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। कि 4 पढ़ लिया, धान अपन अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों, इस पाठ में आपके 5 फसल है। अगर आपने 4 पढ़ ली तो 100% 4 में से एक तो आएगा ही, क्योंकि अथवा में आता है। तो अगर आप मान लेते हैं अपन एक क्वेश्चन वो धान का पूछ लिया, तो एक तो चारों में से पूछेगा ही। और ये चारों क्या है, लगभग एक जैसी है। तो अगर ये याद हो गया ना, तो फिर आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये हर चीज़ें सब एक जैसी है। कीट है एक जैसे हैं, रोग है एक जैसे हैं, बस वैरायटी याद करनी है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है। वैरायटी याद करनी है, बाकी चारों में। बीज उपचार सब में एक जैसा करना है। बीज उपचार कैसा करना है, थायरम राइजोबियम, थायरम राइजोबियम, थायरम राइजोबियम। खाद उर्वरक एक जैसा है। सोयाबीन का याद रखना है, बाकी का आधा कर देना है। सोयाबीन का याद रखना है, बाकी का आधा कर देना है। ठीक है, मिट्टी सबकी एक जैसी दोमट है, बीज दर सबकी एक जैसी है, और सोयाबीन की क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। बुआई का समय सबका एक जैसा है। ठीक है, कुल सबका एक जैसा है। उत्पत्ति मैंने बताई है। उड़द और मूंग की तो भारत है, सोयाबीन की चीन। कैसे याद रखोगे, बीन चीन सीन, बीन चीन और सीन। सोयाबीन उसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। सोयाबीन जिसका नाम है ग्लाइसिन और जिसकी उत्पत्ति है चीन। सोयाबीन जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। सोयाबीन जिसका नाम है ग्लाइसिन और उसकी उत्पत्ति क्या है, चीन। तो इससे आपको याद हो जाएगा, बीन सीन चीन। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से हो गया पूरा पाठ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। पढ़ना अच्छे से।